सुनील सर, शायद संपर्क टूटा था, मुझे लगा लाइट चली गई थी आपके, तो मैं यही शुरुआत यहीं से करना चाह रहा था और मैंने की अभी कि वो जो कल हमने देखा, और इसके अलावा सबसे खास है कि अब थर्ड डिग्री ही चाहिए। जो अभी कहा धनंजय कुमार जी ने कि विपक्ष जिस तरीके से आक्रामकता और जो वहां जो इनकी शैली है, भाषा है, उसी में आप जवाब दीजिए, तब शायद चीजें थोड़ा सा कहीं हो सकती है। हालांकि वो डिटाई शब्द का इस्तेमाल जो बिहारी उसमें किया उन्होंने टर्म में, वो है वहां, उनको कोई शर्म लिहाज, हम लोग बार बार करते हैं शर्म निरपेक्षता या बुद्धिहीनता, वो बार बार परिचय होता है। तो ये जो पूरा है, हम मैं अगले चरण में जाऊंगा, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा सभी से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आज भी उतनी ही आक्रामकता से बाहर, और देश को जवाब नहीं मिले, वो 3 सवाल नहीं मिले जवाब कि कुछ तो आप करते हैं वहां सुधार के नाम पर, जो वहां चल रहा है धांधली। तो शुरुआत यहीं से, और मैं बाकी अगले चरण में बात करूंगा। जो यू टर्न की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा हेडलाइन है, उस पर अगले चरण में बात करता हूं, लेकिन पहले इस पे सुनील जी। धन्यवाद संजीव जी। पिछले 1 दशक में कोई मौका बता दीजिए जब संसद में बहस हुई हो, सरकार ने जवाब दिया हो किसी मसले का, विपक्ष को किसी विषय को उठाया हो, पूरे पक्ष ने सरकार को बहस के मेज पर लाई हो। मतलब जो सरकार मणिपुर की घटना पर जवाब देने के लिए, सरकार से जवाब पाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की नौबत आ जाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? यह जो उन्होंने अपनी तरफ से, इसके लिए तो मांग किया नहीं था। विपक्ष तो एसआईआर को लेकर कह रहा था कि हम आपसे बहस करना चाहते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के पिछला अगर सत्र याद कीजिए तो पूरा का पूरा सत्र ही विपक्ष ने हंगामा किया और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। इस बार चुनाव सुधार के नाम पर इन्होंने चर्चा स्वीकार की और एक वंदे मातरम को लेकर के इन्होंने अपनी बात करनी, एक चर्चा लेकर के आए। इसका क्या उद्देश्य है? अगर आप वंदे मातरम को लेकर कोई चर्चा करते हैं तो उसे क्या मतलब क्यों करना चाहते हैं? क्या वंदे मातरम को लेकर के इस देश में कोई बहस है? वंदे मातरम को लेकर के आप याद कीजिए ना, कोई ऐसी बात थोड़ी है कि आप पहली बार कर रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी और अर्जुन सिंह थे मानव संसाधन मंत्री, उनके जमाने में भी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। उस समय भी कुछ लोगों ने विरोध किया था, बनाई गई। हालांकि यह इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता है कि कब यह गीत लिखा गया था, लेकिन मान लिया गया कि 1839 में इसमें लिखा गया तो उन्होंने वो चल पड़ा। तो कांग्रेस सरकार ने भी इसको बनाया। कोई वंदे मातरम को लेकर के किसी के मन में कोई नाराजगी थोड़े है। और इसकी जन स्वीकृति तो जिस समय रचना रची गई थी तब से है। आप एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि साहब ये 2 स्टैंजा था, उसको जवाहरलाल नेहरू ने काट दिया। अरे जवाहरलाल नेहरू, मतलब आप लोगों को नया इतिहास पढ़ाएंगे? अब यह राष्ट्रीय गीत होगा, इसको भारत की संविधान सभा ने तय किया था। तो सामूहिक निर्णय को आप किसी एक व्यक्ति विशेष पर क्यों थोपना चाहते हैं? इस गीत को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया देश ने। और जो 2 स्टैंजा की आप बात करते हो तो बाद में लिखा गया, जब यह गीत लोगों पूरे देश में लोकप्रिय हो गया था, उसके बाद देखा गया। एक उपन्यास का हिस्सा है वो। सुनील जी, मैं खाली एक लाइन बोल देता हूँ। 1800 ये लिखा गया गीत 1872 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1875 ईस्वी और 1882 ईस्वी में ये जो है वो किताब में छपा आनंद मठ में। और 1896 ईस्वी में पहली बार गाया गया, जब संविधान जो सभा थी, जो लोग कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें ये गाया गया। ये 3 तथ्य है जिसको ये समझ नहीं पा रहे हैं जी। ये सवाल ही बात का है ना। अब आप समझिए कि इसको कांग्रेस ने कभी इस गीत से दूरी बनाई थोड़ा? गीत तो पहली बार उसी ने गाया, कांग्रेस ने गाया। ये वाले पे हम इस पे थोड़ा आइएगा ना, ये करिए आप, इसको समअप करते हुए इस पे आइएगा आप। जो हम कल वाली जो चर्चा थी, कल जिस तरीके से अब नहीं, वही मैं आ रहा हूं। तो दूसरा बात, आप चुनाव सुधार पे आइए। चुनाव सुधार पे आप बात करने के लिए आ रहे हैं और आप कहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने वोट चोरी की, इंदिरा गांधी ने वोट चोरी की, सोनिया गांधी ने वोट चोरी की। अरे कौन सी चोरी की भाई? आज की बात कीजिए ना। आज लोगों के मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर के तरह तरह के सवाल हैं। उन सवालों को विपक्ष के नेता ने और सभी पक्षी दलों ने लोगों के सामने रखा है। संसद के बाहर भी रखा है, संसद के भीतर भी रखा है। लोगों के मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर के जिस तरह की आशंकाएं, जिस तरह के संदेह, जिस तरह के
आरोप लोग लगा रहे हैं, उसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को आश्वासन देना चाहिए। पहला सवाल है कि आप, एक आरोप है कि आप पूरे के पूरे निर्वाचन आयोग को आपने नियंत्रित कर रखा है, और आपने जो एक कोलिजियम था, उस कोलिजियम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आपने हटा दिया। आप उसका जवाब दीजिए कि आप क्यों हटा दिया, और आप उनकी जो मांग है बदलने की, आप उससे सहमत है नहीं सहमत है? उनका ये कहना है कि जो आपने निर्वाचन आयुक्तों को इम्यूनिटी दे रखी है, वह सरकार अपने पक्ष में उनको बनाए रखने के लिए इस तरह की इम्यूनिटी दे रही है। उसका जवाब, और मांग कर रहे हैं कि इसको बदलिए। आप कहिए कि बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, और आपकी जो जो विपक्षी आशंकाएं हैं वो कितना निर्मूल हैं, या कितना जायज है, या कितना जायज नहीं है। उनकी मांग है कि आप मतदाता सूची 1 महीना पहले चुनाव के एक डिजिटल फॉर्मेट में मशीन के द्वारा पढ़ा जाने वाला मतदाता सूची सबको उपलब्ध करा दीजिए। आप कहिए कि आप उपलब्ध कराएंगे कि नहीं कराएंगे। निर्वाचन आयोग से आप अनुरोध करेंगे कि नहीं करेंगे कि साहब सदन की मान्यता है, सदन ये चाहता है, आप इसमें क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, आप इस बारे में बात कर सकते हैं। आप वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें। सवाल इस बात का है कि जितनी मांगे की जा रही है, लोगों के मन में जितने तरह के संदेह हैं, विपक्ष कह रहा है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, ये एसआईआर की प्रक्रिया से मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। इतने कम समय में एसआईआर नहीं हो सकता। एसआईआर गैर संवैधानिक है। मतदाताओं से इम्यूनरेशन फॉर्म भरवा करके उनको मतदाता सूची में रखने का कोई भी व्यवस्था संविधान में नहीं है। आप ये जो काम कर रहे हैं गैर कानूनी कर रहे हैं। आप जनता को समझा लीजिए कि नहीं नहीं, जो आप कर रहे हैं, आप ये प्रावधान है, इस प्रावधान के तहत हम काम कर रहे हैं। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका भाषण सुनने के लिए थोड़ा विपक्ष बैठा हुआ है या सदन बैठा हुआ है। निश्चित। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी बहस से कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बना लेंगे, वो संभव नहीं है। और निश्चित रूप से जो तरीका अपनाया है विपक्ष ने या विपक्ष के नेता ने कि एक आक्रामक तरीके से अपनी बात को, तर्कसंगत तरीके से अपनी बात को रखने का, यही एक तरीका बचा हुआ। और दूसरी चीज, कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहा है ना, वो तो अपनी बात उन्होंने गाली करी थी जिसको रिमूव करना पड़ता है, उन्होंने करी थी उनके। और आज भी बहस होगी, आज भी तनातनी हो गई। जी हाँ। आज भी जो सदन में हुआ, मतलब आप नहीं, अगर विपक्ष का नेता कह रहा है कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, खड़े होकर कह दीजिए कि ठीक है, आपके सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं। जिस शैली में, जिस तैश में गृह मंत्री जी ने कल बात कही, उसकी करने की आवश्यकता है क्या? आप देश के गृह मंत्री हैं, विपक्ष का नेता केवल कह रहा है कि मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। आप कहिए कि ठीक है, मैं अपनी भाषण दे रहा हूं, उसमें आपके तथ्य शामिल है। बिल्कुल, इसमें इतना रैश भी बोलने की क्या जरूरत है? गोया कि आपके मन में भी, या आपके मन में भी विपक्ष के द्वारा जो उठाए गए सवाल हैं, उनको लेकर के चिंता है कि ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। 2 करोड़ प्लस जो वोटर उत्तर प्रदेश में, और हमने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो लगातार, आप बिहार में देखिए ना, मैं बिहार के बारे में पूछूंगा धनंजय सिंह से, कितना एसआईआर को लेकर सब कुछ तो आया कि मत किस बेदर्दी से वोट काटे गए और फिर जो चुनावों के नतीजे कैसे प्रभावित हुए, सब कुछ था। लेकिन अब जो जैसे हुआ है कि तमिलनाडु और गुजरात में तो 14 दिसंबर तक का समय हो गया है, 18 दिसंबर, और उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक का वक्त है। और सबसे ज्यादा कहीं हंगामा खड़ा हुआ है, मचा हुआ है, तो वो पश्चिम बंगाल में, जहां बेहद आक्रामक हैं ममता बनर्जी और उनका पूरा दल। लेकिन मैं आपसे, जो 26 दिसंबर उत्तर प्रदेश 2 करोड़ प्लस, इसको कैसे हम डिकोड कर सकते हैं? इसके पीछे के क्या दिखता है आपको कि ये कहीं, और इलेक्शन कमीशन जो मैं कह रहा था एडमेंट रहा है पहले, अब वो जो जिस तरीके दूसरी बार ये तारीख बढ़ाई है कुछ जगहों पर, क्या कहेंगे इसको? उत्तर प्रदेश को आप डिकोड करिएगा प्लीज सुनील। नहीं, उत्तर प्रदेश में ही तो, उत्तर प्रदेश में लग है कि कई बड़ी संख्या में लोगों का फॉर्म ही वापस नहीं आया है। यह बात कही जा रही है कि जो शहर के मतदाता हैं वो मिसिंग है, वो कहाँ वो माइग्रेट कर गए हैं, या वो शहरों में मतदाता नहीं बनना चाहते हैं। तरह तरह की बातें की जा रही हैं। देखिए, यह बात तो लगातार, इसीलिए बिहार का जो भी एसआईआर है वो दोषपूर्ण है। आप एक निश्चित को पूरा कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। जो काम डिंपल यादव का एक बयान है, मैं माफी चाहूंगा, आपका फ्लो डिंपल यादव ने कुछ कहा, सुनिएगा एक, मतलब मुझे लगता है सुना देना। अभियान शुरू करने में अगर इतने ही घुसपैठिए का सवाल है तो 11 साल तक क्या सरकार सो रही थी? जो उनको अब याद आई कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए को हटाना है। और अगर घुसपैठिए हैं तो एसआईआर हुआ है बिहार में, आपके पास तो पता ही है क्या है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिए आ रखा है। मैं समझती हूँ
कि जो मेन मुद्दा है आज, जहां रुपए की कीमत आप देख लीजिए, जहां आप देख लीजिए कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे हैं कि जो आरक्षण है वो समाप्त हो, और जहां देख रहे हैं हम लोग कि पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मोनोपोली किस तरह हावी है पूरे देश में। तो मैं समझती हूँ इन मुद्दों को भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की बातें और पिछाड़ेंगे। जहां अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां वुमेन सेफ्टी के इश्यूज हैं, जहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर व्यवस्थाएं आप देख लेंगे, क्या हालत है आज शिक्षा की। आप प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पढ़ के बड़े हो, अच्छे स्कूलों में जाए, रोजगार मिले। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का। काफी है। सुनील सर करिएगा, आप इसी को कंटिन्यू करिएगा सुनने। नहीं, ये केवल संजीव जी, ये केवल ध्यान भटकाना भर नहीं है, बहुत बहुत सरलीकरण आप कर रही हैं डिम्पल जी। यह बड़े पैमाने पे लोगों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है, उन तबकों को वंचित करने की साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं है। आप यह काम यह आप जिम्मेदारी नागरिकों के ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं कि वो साबित करें कि नागरिक है। भाई हम इनकम टैक्स देते हैं तो आप पूछते हैं क्या कि आप इनकम टैक्स आप भारतीय नागरिक है कि नहीं है। हमसे आप जो नगर निगम है हाउस टैक्स वाटर टैक्स लेता है जब, तो पूछने आता है निश्चित करने के लिए। हाउस टैक्स वाटर टैक्स हम दें, बिजली का बिल हम भरें, इनकम टैक्स हम अदा करें, जीएसटी हम अदा करें, और जब मतदाता सूची में नाम आने के लिए हो तब कहिए कि नहीं आप फॉर्म भरिए। ये कौन सा तरीका है। तो ये केवल इतना ही नहीं है कि लोग जो मुख्य समस्याएं हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, उद्योग धंधे हैं, खेती किसानी है, इनसे ध्यान भटकाना ही है बड़े पैमाने। और एक अपने अनुकूल मतदाता सूची तैयार करना है, एक ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती। इस देश में 1952 के चुनाव के पहले मतदाता सूची बनी थी, उसमें तो नहीं मांगा गया था नागरिकों से। मतदाता सूची में सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार हमको प्राप्त है, यानी कि इस देश में जो नागरिक जो व्यक्ति रह रहा है वो मतदाता है। अगर उसका नाम मतदाता सूची में है और किसी को आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करावे, उससे निर्वाचन आयोग पूछे कि भाई आपके नाम के को लेकर के आपत्तियां हैं, वो साबित करे कि हम जो आपत्तियां वो निर्मूल है या सही है या गलत है, जो भी है। लेकिन पूरे के पूरे देश की जनता को लाइन में खड़ा कर देना, ये कौन सा तरीका है। नहीं सुनील और सर, आप इस बिना सुनील सर जो 28 ये जो इसमें दिसंबर 26 तक हुई है, तो इसमें क्या जो बीजेपी खेल करती रही, जो ब्लेम्स हैं उस पे कि इस आड़ में कुछ अपना सेट करना, तो वो एजेंडा भी कहीं समाहित दिखता है इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ आप। ये बात तो बार बार कही जा रही है ना। आखिर सोचिए कि निर्वाचन के मतदाता सूची को बनाने के एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इसने जो एनडीए में शामिल नहीं है वो विरोध कर रहे हैं। बीजेपी चुप है। क्यों चुप है। क्या जो सवाल विपक्षियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं उन सवालों से बीजेपी पर ऊपर असर नहीं पड़ता, नहीं पड़ रहा था, वो तो चुप है। वो कोई भी राजनीतिक दल को परेशान होना चाहिए कि भाई अगर हमारे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं रह जाएगा या आम मतदाता का नाम मतदाता सूची से कट सकता है इस बिना पर कि आपने आवेदन पत्र समय से भरा नहीं, आपका नाम मतदाता सूची से कट जाए, और कैसे स्वीकार किया जा सकता है इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं आप। तो ये पूरा का पूरा ये, और जो निर्वाचन आयोग जो तथ्य दे रहा है, जो आंकड़े दे रहा है, उसको कैसे आप कह सकते हैं कि वो आम मत पक्ष में है, उनके हित में है। तो ये जो तिथि बढ़ाए जाने की बात मैंने हमेशा से विपक्ष में कह रहा है कि एक निर्धारित अवधि के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती, आपको इस समय बढ़ाना ही पड़ेगा। बिहार में उन्होंने नहीं बढ़ाया चुनाव। एक तो ये भी होना चाहिए कि आप इस तरह का इंटरविजन उन राज्यों में आपको करना ही नहीं चाहिए जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और अगर आपको ये लगता था कि यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी मतदाता सूची इस तरह से गलत है, इसमें तमाम घुसपैठी या नागरिक शामिल है, तो आप 2019 का ही चुनाव करा लिए होते उसी समय। 2019 के चुनाव में आपने क्यों नहीं करा लिया भाई। चुनाव के पहले कहते कि नहीं, पहले रिवीजन होगा वोटर लिस्ट का, उसके बाद चुनाव होगा, तब तो आपने नहीं कराया। 24 का भी चुनाव आपने करा लिया, तब भी आप नहीं चेते। अचानक जो 2024 लगा, यानी कि मतदाता सूची एक नियंत्रित मतदाता सूची बनाने की कोशिश है। और मतदाताओं एसआईआर की पूरी प्रक्रिया से मैं असहमत हूं। निश्चित तौर पर मैं इसको गैर कानूनी और गैर संवैधानिक मानता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि मतदान का अधिकार सार्वभौमिक है
और यह जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है कि जो इस देश में रह रहा है, देश का नागरिक है, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करे। कौन नागरिक नहीं है, कौन नागरिक नहीं है, वो अपने स्तर पर उसका सत्यापन करे और उसके आधार पर निर्णय ले। यह जिम्मेदारी आम नागरिकों के ऊपर नहीं डाली जा सकती। यह प्रक्रिया बिल्कुल अतार्किक है और गैर संवैधानिक है। नहीं, वो तो है ना। देखिए, भगत सिंह नहीं है, आजादी तो मिली ना, नहीं है राजगुरु, वो बाद में राजगुरु लड़े, मिली। सुनील सर, ये चाहूंगा, ये जो बहुत ऐसी सजा दी जाएगी, कब मिलेगी? ये जो इंडिगो वाला मसला है, जो आपका, मैं कह रहा था कि ट्रैवल वाउचर 10,000 रुपए का आपको करना ही है, एक जो आपने दी है हमारी टीम। तो आप देखिए ना, ये जो नागरिक उड्डयन मंत्री क्या बयान दे रहे थे, वही मैं कह रहा हूँ कि पीढ़ियां याद करेंगी, पीढ़ियां याद करेंगे, किस तरह की सजा देंगे। वो साहस नहीं है, कारपोरेट के खिलाफ निर्णय लेने का साहस नहीं सरकार के पास। अगर ये कारपोरेट के खिलाफ निर्णय लेने की स्थिति में होती तो 65% की हिस्सेदारी नहीं बढ़ जाती इंडिगो की, अलग अलग कंपनियां खत्म नहीं हो जाती। आज जो भी निर्णय है सब कारपोरेट के पक्ष में है। पूरी नहीं, इसीलिए कहा जाता है ना कि पूरी की पूरी सरकार कारपोरेट के लिए है। एक आज कहीं मैंने पढ़ा बहुत बढ़िया कि माँ के नाम पर पूरा जंगल रानी जी को दे दीजिए। जी हाँ, दिया ना, यह सरकार का कामकाज का तरीका है।